नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में विश्व के भूगोल के तहत अक्षांश और देशांतर को सीख रहे थे। अक्षांश और देशांतर को जब हम लोग सीख रहे थे तो उसके कुछ बिंदु हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखे हैं। आइए उसको एक बार रिविजन करते हैं, फिर इसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सीखा कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का जो आकार है, हम लोगों ने सीखा कि यह एक जियोइड आकृति का है, अर्थात उस आकृति को हम भूभाग कहते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। इस आकृति को हम जियोइड या भूभाग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी हमारी पूर्ण रूप से समतल या गोल नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत गहरा गर्त है और वहीं पे एक तिब्बत का पठार है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि पृथ्वी पर किसी स्थिति का जो निर्धारण होता है वो कितने तरीके से होता है। तो किसी भी स्थिति या स्थान का जो निर्धारण होता है वह 2 तरीके से होता है, एक खगोलीय स्थिति के अनुसार और एक भौगोलिक स्थिति के अनुसार। वहीं पे हम लोगों ने जो अक्षांश की समझ का बिंदु होता है उसके तहत हम लोगों ने सीखा था कि अक्ष, अक्षांश और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। वहां पे हम लोगों ने सीखा कि अक्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी की झुकी हुई अवस्था को हम अक्ष कहते हैं, और यह जो कोण बनता है आपका 23.5 अंश का, इसे हम अक्षीय झुकाव कहते हैं, और एक झुकाव होता है जो 66.5 अंश का, उसे हम कक्षीय झुकाव कहते हैं। या इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो झुकी हुई अवस्था है उसे हम अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई कोणीय दूरियां ही अक्षांश कहलाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से सतह पर जो कोणीय दूरियां मापी जाती हैं, उन समान कोणीय दूरियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अक्षांशों की कोणीय दूरियों को सीखा। अक्षांशों की कोणीय दूरियों का अर्थ है कि एक अक्षांश से 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है इसे ही हम कोणीय दूरी कहते हैं। और यह जो अक्षांश रेखा की दूरी होती है वह एक अक्षांश की दूरी जो होती है वो 111.13 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं पे हम लोगों ने इन बिंदुओं को सीखा था। वहीं पे हम लोगों ने इस ग्लोब को, यानी कि पृथ्वी पर 2 अक्षांशों में वितरण जब किया जाता है तो कितने भाग होते हैं। तो जब पृथ्वी का 2 अक्षांशों में वितरण करते हैं तो एक होता है निम्न अक्षांश, जो कि 0 से 45 नॉर्थ और 45 साउथ के बीच में होता है निम्न अक्षांश, और 45 से 90 नॉर्थ और 45 से 90 साउथ, ये होते हैं उच्च अक्षांश। वहीं पे हम लोग पृथ्वी का 3 अक्षांशों में वितरण किए थे। 3 अक्षांशों में जो वितरण हुआ है वो है 0 से 30 नॉर्थ और 30 साउथ। फिर उसके बाद 30 से 60 नॉर्थ, 30 से 60 साउथ, और 60 से 90। अर्थात देखा जाए कि जब 3 अक्षांशों में वितरण करते हैं तो एक होता है निम्न अक्षांश, एक मध्य अक्षांश और एक होता है उच्च अक्षांश। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। अगर आपको डिटेल में सीखना हो तो इसके वीडियो को आप जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इसके पूरे क्लास को डिटेल में सीख सकते हैं। आइए हम लोग अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम इसके आगे के जो बिंदु बनते हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, अक्ष, अक्षांश और अक्षांश रेखा। वहीं पे हम लोगों का जो अगला बिंदु है वो है सह अक्षांश। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि सह अक्षांश किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर देखें तो कोई भी अक्षांश है यदि ग्लोब पे, तो जो सह अक्षांश होता है वह 90 अंश का जो अंतर होता है उसे हम सह अक्षांश कहते हैं। इसको इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि किसी अक्षांश का 90 अंश से अंतर उसका सह अक्षांश
अक्षांश कहलाता है, एक बात और इसमें ध्यान देने की है कि जब कभी भी किसी भी अक्षांश का 30 अक्षांश, 2 अक्षांश, 20 अक्षांश, उनका अगर हमसे पूछा जाए सह अक्षांश, तो हम 90 से उसका अंतर करेंगे, यानी 90 में से उसको घटा देंगे। लेकिन एक पॉइंट और समझने वाली बात है कि यदि वह कहता है कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा, तो हमें 90 में से उस 30 अंश उत्तरी अक्षांश को घटाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हमें न तो उत्तरी लगाना है और ना ही दक्षिणी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सह अक्षांश होगा वह न तो उत्तरी होगा और ना ही दक्षिणी होगा। इसको इस तरीके से समझें कि यह उत्तरी तथा दक्षिणी नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अर्थात इसको ऐसे समझें, अगर आपसे पूछता है कंपटीशन में कि बताइए कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा, तो यहां पे पूछा जा रहा है सह अक्षांश। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री से 30 अंश को घटा देंगे, तो ये होगा हमारा 60 अंश अक्षांश। अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो सह अक्षांश होगा वह 60 अक्षांश होगा। इसके साथ न तो उत्तरी लगाते हैं और ना ही दक्षिणी लगाते हैं। इसको इस तरीके से समझे, एक उदाहरण से जैसे दे दिया कि 45 अंश दक्षिणी अक्षांश का सह अक्षांश ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, 45 अंश दक्षिणी अक्षांश का सह अक्षांश। हम क्या करेंगे, 90 अंश में से 45 अंश घटा देंगे, आपका आएगा 45 अंश अक्षांश। इसके साथ न तो हम उत्तरी लगाते हैं और ना ही दक्षिणी लगाते हैं। इसके बाद आइए सीखते हैं कि जो सह अक्षांश है, इसके बाद एक बिंदु आता है जो होता है कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण। इसको इस तरीके से समझें कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अक्षांशों के माध्यम से तापमान का वितरण किया जाता है। तापमान का वितरण का अर्थ है कि विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में लगभग सूर्य वर्ष भर चमकता है। और वर्ष भर चमकने का अर्थ यह होता है कि यहाँ पे वर्ष भर अधिकतम तापमान रहता है। तो अधिकतम तापमान रहता है तो एक पॉइंट और यहाँ से निकलता है कि पृथ्वी पर जब कभी भी तापमान का वितरण करना होता है तो तापमान का वितरण क्षैतिज होता है। अर्थात हम विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर जब भी हम तापमान का प्रादेशिक वितरण करते हैं वह क्षैतिज वितरण होता है और यह अक्षांश रेखाओं के सहारे निर्धारित होता है। तो इसको हम देखें, इस माध्यम से समझते हैं कि जो पृथ्वी पर तापमान का वितरण होता है, समांतर देखा जाए तो यह ताप के क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ताप के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं, किसके माध्यम से, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर तापमान का जो प्रादेशिक वितरण है वो किस तरीके से किया गया है। यहां पे हम देखें कि जो हमारा यह ग्लोब है, ग्लोब पर देखा जाए तो यह एक 0 अंश अक्षांश जिसको कि हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और यह विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण अगर देखें तो यहां पे हम एक 23.5 अंश
दक्षिणी अक्षांश है और इसके ऊपर भी देखें तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। यह एक रेखा है और यह जो रेखा है सामान्यतः देखा जाए तो इसे ऊपर वाली को कर्क रेखा और नीचे वाली को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन हम तापमान का प्रादेशिक वितरण कर रहे हैं तो यहाँ पे हम तापमान के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। वहीं पे हम देखें तो जो इस रेखा के नीचे है यह है आपका 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ये दोनों तरफ होगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और ये होगा 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और यह जो बिंदु होगा ऊपर का ध्रुव के पास ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, यह भी 90 डिग्री साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे इसे भी हम लिख सकते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से तापमान का हम वितरण करते हैं। इस तापमान के वितरण में यदि हम समझें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 0 अंश से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है और 0 अंश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। क्योंकि वर्ष भर सूर्य उत्तर और दक्षिण जब होता है तो 23.5 अंश उत्तर से 23.5 अंश दक्षिण के बीच में ही वर्ष भर वो घूमता रहता है। तो इस कारण वह यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है अधिकतम पाया जाता है, इसलिए इस एरिया को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंध इसे कहते हैं। एक चीज और समझ लें कि अक्षांशों के माध्यम से यानी कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कटिबंध से भी प्रदर्शित करते हैं या उसे कटिबंध भी कहते हैं, जोन भी कहते हैं। अब देखिए 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश से 66.5 अंश दक्षिण, इन हिस्सों को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध अर्थात इन हिस्सों में न बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण, शीतोष्ण का अर्थ हुआ शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। वहीं पे हम 66.5 अंश से 90 अंश दक्षिण और 66.5 अंश से 90 अंश उत्तर, इस हिस्से को शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध अर्थात यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे शीत हमेशा रहता है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीत कटिबंध। तो इस तरीके से हम देखें कि जो पृथ्वी पर तापमान का प्रादेशिक वितरण होता है वह 3 तरह के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय और एक शीत कटिबंधीय। इस पॉइंट को अगर हम सीख लेते हैं तो इसके बाद हमें एक पॉइंट और सीखना है, वो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। उनसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उन पर स्थित कुछ देश होते हैं, उन देशों से संबंधित प्रश्न होते हैं और वे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए उस पॉइंट को अगर हम समझें कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं पृथ्वी पर, यदि हम पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और जैसे ही उसके हम नीचे आते हैं तो एक रेखा होती है 23.5 अंश की, 23.5
अंश की जो रेखा होती है दक्षिण के तरफ यानी दक्षिणी अक्षांश के तरफ, जिसे कि हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। वहीं पे हम देखें कि जो उत्तर के तरफ 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा होती है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। यहां पे हम देखें कि 0 अंश के ऊपर, अर्थात यहां पे अगर देखें तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है आपका, और यह 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव है। अगर यहां पे हम ये देखें कि जो 90 अंश से 0 डिग्री के बीच की दूरी, यानी 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे, अर्थात 0 अंश से 90 और 0 अंश से 90 उत्तर और दक्षिण, तो 0 अंश अक्षांश से 90 अंश अक्षांश के बीच का जो दूरी होती है, ये कहें कि जो विषुवत रेखा है, इस ग्लोब को जब दो भागों में बांटती है तो ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो 0 अंश से दक्षिण की तरफ होता है 90, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से देखें तो जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं 0 अंश के ऊपर की 23.5 अंश को, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 0 अंश से नीचे यानी दक्षिण की तरफ की जो रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं, और जो 0 अंश अक्षांश की रेखा होती है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब यहां से क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो हमारा सूर्य है, वह सूर्य जो होता है वह वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है। तो सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो कभी सूर्य यहां पे भी हो सकता है, ये सूर्य है, वहां से नीचे आएगा तो इस पर भी सूर्य चमकेगा आपका, और इस पर भी सूर्य चमकेगा। इस तरीके से देखें तो सूर्य वर्ष भर इसी के बीच में रहता है। तो जब सूर्य हमारा उत्तर की तरफ होता है तो इससे हम कहते हैं उत्तरी अयनात। उत्तरी अयनात। और जब दक्षिण की तरफ होता है तो इसे हम कहते हैं दक्षिणी अयनात। दक्षिणी अयनात। अब देखिए, जब सूर्य उत्तर की तरफ होगा यानी कि उत्तरायण, इसे उत्तरी अयनात भी कहते हैं और इसे हम उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण। और इसे हम दक्षिणायन भी कहते हैं। दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की तरफ होगा तो यहां पे हम देखते हैं कि जब उत्तर की तरफ जाएगा तो यहां पे दिन बड़े हो जाएंगे, दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। वहीं पे जब सूर्य दक्षिण की तरफ होगा यानी दक्षिणायन होगा तो यहां की कंडीशन ये होती है कि इस तरफ दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो यहां पे देखें तो पूरे ग्लोब पर यानी पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। अब बात आती है कि सूर्य कब उत्तरायण होता है और सूर्य कब दक्षिणायन होता है और सूर्य कब विषुवत रेखा पर चमकता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे हम देखें कि जो सूर्य है
अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा पर कब चमकता है, यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य किस डेट को आता है, तो देखें तो विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो हमारा 21 मार्च को आता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात ये कहें कि सूर्य 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होगा। और उत्तरायण अधिकतम कब तक जाता है, तो यह जाता है कर्क रेखा पर 21 जून को। 21 जून के बाद सूर्य हमारा फिर दक्षिण की तरफ आना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ एक डेट है, उसी डेट को आता है जो कि है 23 सितंबर। 23 सितंबर। ये कहें कि विषुवत रेखा पर सूर्य कब कब चमकता है, यानी कि पूरे ग्लोब पर दिन रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण की तरफ होगा और यह 22 दिसंबर, यह 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। और मकर रेखा पर चमकने के बाद फिर उसके बाद यह विषुवत रेखा पे चलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इस पर सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचता है, विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पहुंचता है और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को पहुंचता है। एक पॉइंट और यहां से है कि जब कभी भी सूर्य अगर 21 जून को होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होता है तो इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति। वहीं पे जब 21 मार्च को सूर्य होता है तो इसे हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। बसंत विषुव कहते हैं। और जब सूर्य 23 सितंबर को चमकता है तो इसे हम शिशिर विषुव कहते हैं। शिशिर विषुव कहते हैं। और जब 22 दिसंबर की बात आती है तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति। यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, आप सभी तरह के क्वेश्चन को करने में आप समर्थ होंगे। और एक चीज है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहां दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी, लेकिन दक्षिण की तरफ देखा जाएगा उस समय तो रात बड़ी होगी, रात बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे। लेकिन ध्रुवों की जो कंडीशन होगी, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ध्रुव की कंडीशन होगी कि यहाँ पे 6 माह दिन की कंडीशन होती है तो 6 माह रात की। तो दिन कब होगा, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहाँ पे 6 माह दिन होगा, तो उत्तर की तरफ 6 माह रात होगी। और जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पे 6 माह दिन होगा और दक्षिण की तरफ देखा जाएगा तो उस समय 6 माह रात होगी। अर्थात यह बदलता रहेगा। इस तरीके से देखें तो जो हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस कर्क रेखा पर सूर्य जो होता है वह 21 जून को चमकता है और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को चमकता है। 21 जून को जब चमकता है तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं और उस समय सूर्य को हम उत्तरायण की स्थिति समझते हैं। वहीं पे जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं और दक्षिणायन की स्थिति होती है, उस समय उसे हम दक्षिणी अयनात के नाम से जानते हैं। वहीं पे जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर, तो 21 मार्च को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं और 23 सितंबर को हम शिशिर विषुव के नाम से जानते हैं।
अब देखिए, वर्ष भर सूर्य कर्क से मकर विषुवत, कर्क मकर विषुवत रेखा पर चलता रहता है। इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं क्रांतिक वृत्त। आइए इस पॉइंट को भी समझते हैं कि आखिर जो क्रांतिक वृत्त है वो क्या है। तो क्रांतिक जो वृत्त होता है, अगर उसे समझने की कोशिश करें तो जो सूर्य हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो ये वर्ष भर उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है लगभग एक माह में 8 अंश खिसकता है, यानी 8 अंश अक्षांश खिसकता है। यानी कि जो सूर्य होता है वह इस ग्लोब पर 8 अंश एक माह में अक्षांश खिसकता है और एक दिन में वह 16 मिनट की दूरी तय करता है। और यह वर्ष भर इसी में कर्क से मकर के बीच में रहता है, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक वृत्त। तो अगर कभी पूछे कि क्रांतिक वृत्त क्या होता है, क्रांतिक वृत्त किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि सूर्य जो कर्क और मकर के बीच में वर्ष भर चमकता रहता है, घूमता रहता है, उसी को हम क्रांतिक वृत्त कहते हैं। आइए हम अब अगले बिंदु की बात करें कि जो हमारे कर्क मकर और विषुवत रेखा हैं, इनको कुछ नदियां जो हैं वो 2 बार काटती हैं। यहां से भी प्रश्न आते हैं क्योंकि प्रमुख रेखाएं हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनको देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो प्रमुख रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा है, ट्रिक बना हुआ है, माली कम भूका है। ये याद किया गया है आसानी से कि आपको याद हो जाए कि कौन कौन सी नदियां 2 बार इनको काटती हैं। तो देखें, तो जो माँ और ये ली, तो माँ का मतलब होता है मकर रेखा, मकर रेखा। इस मकर रेखा को 2 बार काटने का जो काम करती है वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, लिम्पोपो नदी, जो कि इसे 2 बार काटती है। वहीं पे अगर हम देखें जो कर्क रेखा है, तो इस कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वह भारत की एक नदी है जिसे कहते हैं माही नदी। गुजरात में है माही नदी, वह इसे 2 बार काटती है। वहीं पे अगर हम देखें भूमध्य रेखा की बात करें, भूका, भूका का मतलब भूका अर्थ होता है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो है कांगो नदी। कांगो नदी, यह नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इस तरीके से देखें तो यहां से प्रश्न बनना शुरू हुआ, क्योंकि जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, तो कर्क विषुवत और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदियां हैं उनकी अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि जो मकर रेखा है उसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को भारत की जो गुजरात में बहती है माही नदी वह 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कर्क मकर और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। आइए हम उस क्रांतिक जो वृत्त है उसको भी समझ लेते हैं एक नोट्स के रूप में। तो क्रांतिक वृत्त क्या है? तो क्रांतिक वृत्त औसतन सूर्य का एक माह में यात्रा 8 अक्षांश का होता है। वहीं पे एक दिन में यह जो यात्रा होती है वह 16 मिनट की होती है। अर्थात जो हमारा सूर्य है वह वर्ष भर इन्हीं रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। इसी को हम क्रांतिक वृत्त के नाम से जानते हैं, जिसे हम परिभाषित रूप में यहाँ पे लिख चुके हैं। आप भी इसे नोट्स बना लीजिएगा। क्या है? अधः सौर बिंदु पृथ्वी के चतुर्दिक एक पथ बनाता है जो एक स्प्रिंग की तरह पृथ्वी को कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य लपेटे रहता है। इस पथ को ही हम क्रांतिक वृत्त के नाम से जानते हैं। जब हम क्रांतिक वृत्त को सीख लेते हैं तो अगला जो हम लोगों का बिंदु होता है कि यह जो प्रमुख कर्क मकर और विषुवत रेखाएं हैं
इस पर विश्व के कौन कौन से देश हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं, उन देशों के नाम हमें जानने जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं कि विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा यह मैप है, आप क्या करेंगे, हम आपको ट्रिक के माध्यम से उन देशों के नाम को याद करा देंगे। आप एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से उन देशों की एग्जैक्ट लोकेशन को अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर देखें, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश आते हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं, और कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं, और मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं, इनको आप मैप के माध्यम से याद करिएगा, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैप में आप ध्यान से इसको समझिएगा। आइए देखते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो विषुवत रेखा है उस पर जो स्थित देश हैं उनकी संख्या टोटल 13 है। यही कहें कि 13 देश से होकर आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। वे कौन कौन से देश हैं उसके लिए एक सामान्य सा ट्रिक है, जो कि हमारे एक बड़े भाई हैं राम कुमार सिंह, उन्होंने इस ट्रिक को बताया, बनाया। तो उसी ट्रिक के माध्यम से हम इस विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे, अगर हम देखें इस ट्रिक को आसानी से याद करने का तरीका, कहा जा रहा है कि ई कोबरा सांप, जब कभी भी कोई सांप को देखेंगे तो आप डर जाते हैं। ट्रिक को बनाने कर और उसको याद करने के, दिमाग में बैठाने का तरीका है कि ई कोबरा सांप, कोबरा सांप होता है, तो ई कोबरा सांप जी के डरा के, जी को यानी कि जब आपका मस्तिष्क, या जो सामान्य भोजपुरी में कहते हैं जी के जराना, तो ई कोबरा सांप जी के डरा के ऊ केने सोई माई क्रियाबा। यह सामान्य सा ट्रिक है। इस ट्रिक को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, और वो सामान्य तौर पर देखा जाए तो ट्रिक या किसी विधि से नहीं आती हैं तो हम भूल जाते हैं। तो ये ट्रिक जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ई कोबरा सांप, ई से हो गया इक्वेडोर, को से हो गया कोलंबिया, ब्रा से हो गया ब्राजील, और सांप का अर्थ होता है साओ टोम व प्रिंसेप। अर्थात ई कोबरा सांप इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील और साओ टोम व प्रिंसेप। वहीं पे जी के डरा के, जी से हो गया गैबन, के से है रिपब्लिक ऑफ कांगो, के से यानी कि कांगो यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो, और डराके का अर्थ होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अर्थात यह 3 देशों के नाम हैं, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वहीं पे ऊ केने सोई यानी युगांडा, केन्ने से केन्या, सोई से सोमालिया। तो ऊ केने सोई, युगांडा, केन्या, सोमालिया। वहीं पे है आपका माई क्रियाबा, माई क्रियाबा मालदीव, ई से इंडोनेशिया, और क्रियाबा से किरीबाती। अर्थात यहाँ पे देखें कि ई कोबरा सांप जी के डरा के ऊ केने सोई माई क्रियाबा का जो फुल फॉर्म दिख रहा है, और इसमें ये जो देशों के नाम हैं इसके लिए याद कर लेते हैं कि ये जो देश के नाम हैं वो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और ये क्रम से हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन क्रम से पूछता है, पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम उस प्रश्न का उत्तर देने में भी समर्थ होंगे। एक बार देखते हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम व प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उकेनेसोई, युगांडा, केन्या, सोमालिया, माई क्रियाबा, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। वहीं पे अगली हम रेखा की बात करें, कर्क रेखा। वैसे देखा जाए कर्क, मकर और विषुवत रेखा पे, तो जो कर्क रेखा है इस पर देशों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कितनी है, 18 देश आते हैं। अर्थात कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या का जो ट्रिक है वो है MBA पास मामा आज नचाली मिश्रा के। कोई MBA पास मामा है और वह मिश्रा जी को किसी प्रोग्राम में नचाने लगते हैं, तो क्या ट्रिक बना, MBA पास मामा आज नचाली मिश्रा की
अरे हुई उमा भारती के, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका भी कोई महत्व नहीं है। बाघ माँ चीता, कैसे? MBA पास मामा, आज नचाली मिश्रा के, अरे उई उमा भारती के बाघ माँ चीता। अगर एक बार ट्रिक याद कर लेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यह आपको जीवन भर याद रहेगा। तो ये देखते हैं, M से मैक्सिको, BA का अर्थ हो गया बहमास, पास से अर्थ है पश्चिमी सहारा, और मामा का अर्थ है मारितानिया और माली। इस तरीके से देखें तो MBA पास मामा, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मारितानिया और माली। वहीं पे देखें आज नचाली मिश्रा, तो आज से होगा अल्जीरिया, नाचाली नाइजर, चाड लीबिया, और एक आपका मिश्रा से मिस्र, यानी आज नचाली मिश्रा के यानी अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र। वहीं पे अगला है अरे हुई उमा भारती के बाघ माँ चीता, तो अरे हुई उमा भारती, अरे का अर्थ हो गया अरे से अरब, अरे से अरब, सऊदी अरब, हुई UAE संयुक्त अरब अमीरात, अरे हुई UAE, उमा ओमान, भारती यानी कि भारत, यानी कर्क रेखा से, या ये कहें कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो सऊदी अरब, UAE, ओमान और भारत। वहीं पे बागमा चीता यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इस तरीके से देखें तो जो कर्क रेखा है इस पर स्थित जो देश हैं वो कुल 18 हैं। एक बार और देखते हैं, मैक्सिको, MBA पास मामा, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब आता है मकर रेखा। आइए देखते हैं कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं। तो मकर रेखा पर स्थित जो देश हैं वो हैं 10 देश। और ये ट्रिक हमने बनाया है, इस ट्रिक के माध्यम से आप मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे चीनी में आज पानी, जैसे कोई चीनी है उसमें पानी पड़ गया है तो वो साफ तो रहेगा नहीं, तो चीनी में पानी पड़ गया तो साफ नहीं रहेगा, तो कैसे? चीनी में आज पानी बा ना बा साफ, कैसे याद करेंगे? चीनी में आज पानी बा ना बा साफ, ये मोजा में आस्तीन का सांप, ना बा सांप, आस्तीन का सांप। याद करने की ट्रिक है, एक बार याद करेंगे, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा, तो फिर ये जिंदगी भर आपके काम आने वाली चीज है। तो आइए देखते हैं, चीनी में आज पानी बा, ची से चीनी, ची से चिली, आज अर्जेंटीना, में का कोई महत्व नहीं है तो चीनी से हो गया चिली, आज से अर्जेंटीना, पानी से पराग्वे और बा से ब्राजील। कैसे याद करेंगे? चीनी में आज पानी बा यानी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ना बा साफ, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ना बा साफ, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। मोजा में आस्तीन का सांप। आइए देखते हैं, मोजा यानी मोजाम्बिक, में से मेडागास्कर, आस्तीन का ऑस्ट्रेलिया से लेंगे और इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस तरीके से देखें कि चीनी में आज पानी बा, ना बा साफ, मोजा में आस्तीन का सांप। इस ट्रिक से आप मकर रेखा पर स्थित 10 देशों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। वे देश कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब जब हम कर्क, मकर और विषुवत रेखा पर स्थित देशों के जब हम नाम याद कर लेते हैं तो हमारा अंतिम बिंदु अक्षांशों से संबंधित जो आता है वो ये है कि अक्षांश रेखाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने पहले से नोट्स बना दिया है, आप इसको अपने नोटबुक में बना लीजिएगा या मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक,
वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, तो सबसे पहला बिंदु है कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। इस चीज को अगर देखें कि जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब की बात करते हैं, तो एक प्रमुख रेखा जीरो अक्षांश की जो होती है, ये होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और यह विषुवत रेखा ग्लोब के बीचों बीच होती है, पृथ्वी के बीचों बीच होती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो यह इस रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, इस तरीके से, यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर शेष रेखाएं खींची जाती हैं। आइए, दूसरा बिंदु है ये पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं। अर्थात हम देखें तो एक सामान्य सी अवधारणा है कि ये जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हैं, ये रेखाएं पश्चिम से पूरब खींची गई हैं। इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी जो होती है यह पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूरब के तरफ चक्कर लगाती है, जिस कारण हम कहते हैं कि ये रेखा पश्चिम से पूरब खींची जाती है। वहीं पे अगली जो विशेषता है उसे देखा जाए कि अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा बृहद वृत्त होती है और शेष सभी रेखाएं लघु वृत्त होती हैं। इसको इस तरीके से समझें कि इस ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखा है यह विषुवत रेखा है, और इसके उत्तर या इसके दक्षिण जब जाएंगे तो जैसे ही उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये सभी रेखाएं छोटी होती जाएंगी। जैसे ही उत्तर की तरफ जाएंगे ये रेखाएं छोटी होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा है, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है। उसी बिंदु को कहा गया है कि अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा सबसे बृहद होती है और शेष सभी रेखाएं लघु वृत्त। लघु वृत्त का है कि इससे सभी छोटी होती हैं, और वृत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। वहीं पे एक बिंदु है कि दो संलग्न अक्षांश वृत्तों के बीच का भाग यानी क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध का अर्थ है कि जो हम यहाँ पे देखें कि शून्य से एक अक्षांश, ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र को हम कटिबंध या जोन या बेल्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध या बेल्ट कहते हैं। वहीं पे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों के कटिबंध का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर कम होता है। उत्तरोत्तर कम होने का अर्थ है कि विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो सर्वाधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे तो इनके क्षेत्रफल यानी कि जो इसका क्षेत्र है वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के पास का जो क्षेत्र होगा, कटिबंध होगा, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ तो इसका जो क्षेत्र होगा वो धीरे धीरे कम होगा। 89 से 90 के बीच का सबसे कम क्षेत्र होता है। वहीं पे अगला जो बिंदु है उसको देखें कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये रेखाएं छोटी होंगी, अपने आप ये छोटी होती चली जाती हैं, और विषुवत रेखा के बाद विषुवत रेखा के पास सबसे बड़ी रेखा पाई जाती है। अगला है, ये पॉइंट हो गया। आइए देखते हैं 7वां पॉइंट कि ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को, यानी देशांतर रेखाओं को हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, वो समकोण पर काटती हैं। यहां पे देखें कि जो हम देशांतर रेखा बनाते हैं
इस तरीके से समझें। ग्लोब पे ये अक्षांश रेखाएं हैं, वहीं पे इधर। इसके अगली क्लास में हम लोग देशांतर देशांतर रेखा इनको अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखें कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं काटती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको, यह जो यामोत्तर रेखाएं होती हैं यानी कि देशांतर रेखाएं होती हैं, ध्रुवों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी देशांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ये अगला पॉइंट है। तो ये क्या कह रहा है, कहीं पे भी जो काटते होंगे किसको, ध्रुवों को छोड़कर, अर्थात यहां पे देखें कहा जा रहा है कि ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। वो यही बिंदु है कि ध्रुव को छोड़ दिया जाएगा तो सभी एक दूसरे को कितने पर काटती हैं, 90 अंश के अक्षांश यानी समकोण पर काटती हैं। वहीं पे अगला बिंदु है कि ध्रुवों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हम लोग अक्षांश रेखाओं की गिनती कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि जो बिंदु होता है उसे हम रेखा नहीं करते हैं। ये जो 90 अंश के अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, इसे हम किसी रेखा से प्रदर्शित नहीं करते हैं ग्लोब पर, उसे हम एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम ग्लोब पर 90 को हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए उसे हम रेखा में काउंट नहीं करते हैं। अगला है कि किसी स्थान की अवस्थिति विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण होने के आधार पर अक्षांशों के मान के साथ उत्तर या दक्षिण लिखे जाते हैं। अर्थात यहां पे हम देखें कि अगर यह विषुवत रेखा है तो कोई भी स्थान अगर यहां पे है, जैसे आप भारत को ही ले लीजिए, इस समझने के लिए बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसकी लोकेशन है ऐसे, तो विषुवत रेखा के जो हिस्सा उत्तर के तरफ होगा उसका अक्षांशीय विस्तार में उसके साथ उत्तर उत्तर जोड़ेंगे, और जो दक्षिण के तरफ होगा उसके विस्तार के साथ हम दक्षिण शब्द जोड़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी देश विषुवत रेखा से अगर उत्तर है तो उसका अक्षांशीय विस्तार जब भी करेंगे तो उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, और अगर विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ उसका विस्तार है तो उसे हम दक्षिणी अक्षांश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से हम देखें तो जो आज का पॉइंट था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखा, अब यहां से हम समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अक्षांश रेखा से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो सारे तरह के प्रश्नों को करने में आप समर्थ होंगे, अर्थात आप सभी तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं आसानी से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा तो अक्षांश किसे कहते हैं, पृथ्वी पर तापमान का जो प्रादेशिक वितरण है वो कितने तरीके से होता है, वहीं पे प्रमुख अक्षांश रेखाओं को हमने सीखा, साथ में हमने कर्क मकर और विषुवत रेखा को जो 2 बार नदियां काटने वाली हैं उनको समझा सीखा। क्रांतिक वृत्त किसे कहते हैं, क्रांतिक वृत्त समान तौर पर सूर्य जो होता है इसी के बीच में वर्ष भर घूमता रहता है, उसी को हम क्रांतिक वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देशों के नाम कौन कौन से हैं, कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम कौन कौन से हैं, और मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम, और साथ में हमने सीखा अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अक्षांश और पृथ्वी की जो समझ होती है उसको अच्छी तरीके से 2 क्लासों में सीखा है। अगली क्लास में हम लोग देशांतर और देशांतर से संबंधित जितने तरह के प्रश्न होते हैं, क्योंकि देशांतर का संबंध सामान्यतः देश में अंतर और वो समय के आधार पर, अर्थात किसी भी देश का जो समय निर्धारित होता है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। तो इस तरीके के सभी तरह के प्रश्नों को हम सीखने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं हम देशांतर और देशांतर रेखाओं के साथ। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।